हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो ये है हमारा एसएससी सीजीएल 2025 प्री ईडियम एंड फ्रेजेस का लेक्चर पार्ट 1। ठीक है, तो आपके जो वो कैप के लेक्चर हैं जो इंपॉर्टेंट थे, आपको पता है वो क्वेश्चन कहाँ से आए थे, तो आपने उसको देख लिया होगा। अब हम इस क्लास में भी ईडियम्स देख लेते हैं, शायद इसके बाद एक और क्लास होगी ईडियम्स की। और आपको पता है ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। वैसे ईडियम्स में कुछ ज़्यादा बताने वाला तो होता नहीं है, फिर भी ट्राई करते हैं। हॉब्सन्स चॉइस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई चॉइस नहीं है। एक्चुअली ये एक क्या था कि 16वीं शताब्दी में थॉमसन हॉब्सन नाम का एक व्यक्ति था और वो घोड़े किराए में देता था। तो जब भी उसके यहाँ कोई घोड़े खरीदने आता था तो वो ये कहता था कि दरवाजे में जो भी घोड़ा खड़ा हुआ है उसको लेके जाओ, और या तो उसको ले लो या फिर ऐसे ही निकल जाओ। मतलब वो कोई चॉइस नहीं देता था अपने कस्टमर को। वहां से ये इडियम उठा, हॉब्सन चॉइस। ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अ डिलेमा बिटवीन टू एविल्स, नहीं। अ फ्री एंड फेयर डिसीजन, नहीं। नो रियल चॉइस एट ऑल, तो सी हमारा आंसर होगा। ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होता है कि बहुत ज्यादा कोशिश करना, है ना, लगातार बहुत ज्यादा परिश्रम करना। तो ये आया कैसे कि पहले पहले पुराने जमाने में, जैसे पुराने ग्रंथों में हेवन और अर्थ को बहुत बड़ा माना गया। तो ये माना गया कि अगर कोई व्यक्ति इतनी मेहनत कर ले कि स्वर्ग और धरती को हिला दे तो बहुत ही ज्यादा परिश्रमी होगा ना, बहुत ज्यादा काम करता होगा। टू रिलोकेट फ्रिक्वेंटली, नहीं। टू वर्क टायरसली टू अचीव समथिंग, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फ्लाई ऑफ द हैंडल, फ्लाई ऑफ द हैंडल का क्या मतलब होगा? देखो ये क्या था कि इसका मतलब तो पहले होता है कि अचानक से गुस्सा हो जाना। और पहले ये इडियम आया कहां से? ये आया कि जैसे पहले लकड़हारे होते थे जो लकड़ी काटते थे, तो कभी कभी काटते काटते उनकी जो एक्स होती थी ना, एक्स कुल्हाड़ी जो होती थी वो ढीली हो जाती थी। तो वो जो लोहे वाला पार्ट है वो हैंडल से निकलकर अचानक से बाहर आ जाता था। तो उससे ये होता था कि वो बहुत तेजी से या तो गुस्सा होकर निकल गया। तो वहां से ये मीनिंग आया कि अचानक से गुस्सा हो जाना। टू escape क्वाइटली, टू डिसअपियर क्विकली, टू बिकम सडनली एंग्री, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। मेक नो बोन्स अबाउट इट, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब है कि कोई भी चीज को साफ साफ बोल देना। और इसकी हिस्ट्री जो है कि कुछ ऐसी है कि बहुत एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है इसकी हिस्ट्री, मगर फिर भी मुझे जितना याद आ रहा है कि एक सूप होता था, सूप जिसमें अंग्रेज लोग थे उसको पीते थे, तो उसमें हड्डी जब निकल आती थी तो वो हिचकिचाते थे। मगर जिस सूप में हड्डियां नहीं होती थी तो वो उसको आराम से पी लेते थे। तो वहां से ये शायद आया कि जो चीज है वो साफ साफ बोल देना, मतलब बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं। तो टू हेजिटेट बिफोर स्पीकिंग, नहीं। टू रिमेन न्यूट्रल, नहीं। टू बी डायरेक्ट एंड ऑनेस्ट, ठीक है, मतलब डायरेक्टली और ऑनेस्टली किसी चीज को बता देना। तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। हैज टू स्ट्रिंग टू हिज बो, इसका मतलब बताओ। इसका मतलब होता है कि आपके पास या तो कोई स्किल हो एक्स्ट्रा या फिर कोई दूसरा ऑप्शन हो। पहले आर्चर जो होते थे, आर्चर समझ रहे होगे, धनुष बाण वाले, क्या होता था कि उनके उनके जो पास दो स्ट्रिंग होती थी। मान लो कि कोई एक स्ट्रिंग टूट गई तो दूसरे ऑप्शन के ऊपर वो चले जाते थे, दूसरे ऑप्शन के ऊपर वो रिलाई करते थे। वहां से ये ईडियम बना कि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी है, ठीक है, या फिर कोई दूसरी स्किल भी है। ही इज इनडिसाइसिव इन क्रूशियल मैटर्स, ही हैज टू रोमांटिक इंटरेस्ट साइमल्टेनियसली, ही हैज एन एडिशनल स्किल और ऑप्शन टू रिलाई ऑन, सी करेक्ट है। ठीक है। शो द वाइट फेदर, इसका मतलब बताना है। इसका मतलब तो पहले भी यही था कि युद्ध में जो बहुत ज्यादा डरपोक हो, युद्ध से भाग जाए, तो वहां से ये निकला कि बहुत ज्यादा कावर्ड। तो टू एक्ट कावर्डली इसका आंसर होगा। यहां पे एक ऑप्शन थोड़ा कंफ्यूजिंग था, टू एडमिट डिफीट ग्रेसफुली, ये नहीं होगा। जो बहुत ज्यादा डरपोक होता है, कायर होता है, उसके लिए यूज करते हैं शो द वाइट फेदर। बरी द हैटचेट, हैटचेट इसका मतलब बताना है। हैटचेट का मतलब होता है कि एक कुल्हाड़ी टाइप का हथियार होता है, ठीक है। अमेरिका में क्या था कि एक कुछ पुराने जो आदिवासी होते थे, तो जब उनके बीच शांति समझौता होता था तो वो अपने हथियारों को जमीन में गाड़ देते थे
और ये दिखाने के लिए कि हमारे बीच अब शांति आ गई है, अब कोई भी एक तरीके से युद्ध की स्थिति नहीं है। तो वहां से ये इसका मतलब निकला कि लड़ाई झगड़ा खत्म कर कर दोस्ती करना। टू रिकनसाइल आफ्टर अ कॉन्फ्लिक्ट, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। ब्लो हॉट एंड कोल्ड, इसका हमको मतलब बताना है। इसका मतलब होता है कि आपका बार बार आपकी ओपिनियन चेंज हो रही है, राय चेंज हो रही है, ठीक है, आपका मूड चेंज हो रहा है। मुझे जितना याद है ये एक किसी किताब से या किसी मैगजीन या स्टोरी से उठाया गया था। इसका मतलब ये उसमें क्या था, कहानी में क्या था कि एक व्यक्ति था जो अपने हाथों को गर्म करने के लिए बार बार हाथों में फूक रहा था और खाने को ठंडा करने के लिए खाने में फूक रहा था। तो वहां से ये कॉन्सेप्ट आया कि बार बार आदमी का मूड चेंज होता है, एक तरीके से उसके व्यूज चेंज होते हैं कि एक जगह वो फूक रहा है हाथ गर्म करने के लिए और एक जगह ठंडा करने के लिए। तो ब्लो हॉट एंड कोल्ड वहीं से मतलब निकला। तो टू चेंज वंस मूड और ओपिनियन फ्रीक्वेंटली, तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर है। थ्रो कोल्ड वाटर ऑन, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि किसी की निंदा करना, ठीक है, किसी को बहुत ज्यादा डिमोटिवेट करना। और ये था कि पहले जैसे यज्ञ होता था ना, तो यज्ञ से लोग आके क्या कहते थे, जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते थे वो उस यज्ञ के ऊपर पानी डाल देते थे। तो पानी डालने से ये होता था कि किसी को आप एक तरीके से किसी की निंदा की है आपने, या फिर वहां की जो पॉजिटिव शक्तियां हैं उसको खत्म कर दिया। तो वहां से ये मीनिंग आया। टू मेक समथिंग पॉपुलर नहीं, टू अपोज और डिस्करेज, तो बी हमारा जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, थ्रो कोल्ड वाटर ऑन। स्टील अ मार्च ऑन, स्टील अ मार्च ऑन मतलब कि आप किसी से पहले ही कोई कदम उठा लें किसी भी चीज को अचीव करने के लिए। और ये ज्यादातर मिलिट्री में होता था कि कोई भी जो ट्रुप होता था वो अपनी दुश्मन की चाल को समझते हुए पहले ही एक्शन ले लेता था, तो वो कहीं कहीं ना कहीं एडवांटेज में रहता था। तो वहां से ये उठाया गया है स्टील अ मार्च ऑन। सरेंडर अनएक्सपेक्टेडली नहीं, गेन एन एडवांटेज बाई एक्टिंग बिफोर अदर्स डू, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। फिडल वाइल रोम बर्न्स, देखो फिडल एक इंस्ट्रूमेंट होता है गाना बजाने का, इस तरीके का होता है, वायलिन जैसा होता है, ठीक है, इस तरीके का कुछ होता है, देख लेना गूगल में इमेज। और इसकी कहानी ये है कि रोम में एक राजा हुआ करते थे, इनका नाम था नेहरू। तो एक बार रोम में बहुत भयंकर आग लग गई, कहीं लग गई होगी आग। तो ऐसा ये क्या कर रहे थे कि अपने महल में बैठकर गाने बजवा रहे थे, गाने सुन रहे थे, मतलब एकदम बेपरवाह थे। तो इस वहीं से निकला ये फिडल, मतलब एक तरीके से म्यूजिक वाइल रोम बर्न, जब रोम जो है जल रहा हो। तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम ऐसी चीजों में वेस्ट करते रहें जिसकी कोई भी इंपॉर्टेंस ना हो, और उस समय जब स्थितियां बहुत ज्यादा गंभीर हों। टू प्ले म्यूजिक एट नाइट नहीं, टू वेस्ट टाइम इन ट्राइवलिटीज ड्यूरिंग अ क्राइसिस, ट्राइवल मतलब तो पता ही होगा कि जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो ऐसे समय पे टाइम, मतलब ऐसी जगह टाइम वेस्ट करना जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्राइसिस के समय। तो बी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। कैरी कोल्स टू न्यू कासल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप कुछ ऐसी चीज जहां वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे उसकी जरूरत नहीं है, एक तरीके से फालतू काम कर रहे हैं आप, जिसका कोई भी अर्थ नहीं है। ये क्या था कि इंग्लैंड में एक शहर हुआ करता था न्यू कासल। न्यू कासल जो है वो अपने कोल प्रोडक्शन के लिए उस समय जाना जाता था, वहां पे कोल बहुत था। तो वहां से ये निकल के आया कि अगर आप न्यू कासल सिटी में कोल लेके जा रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है उस बात का, ठीक है, मतलब वो आप बस अपनी फिजूल मेहनत कर रहे हो। प्रोवाइड समथिंग वेयर इट इज ऑलरेडी अबंडेंट, मतलब ऐसी जगह कोई चीज प्रोवाइड करना जहां पे उसकी बहुतायत हो। तो ये जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। टो द लाइन, टो द लाइन का मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब समझ में आ रहा होगा कि एक लाइन है जिसमें लोग एकदम लाइन से खड़े हुए हैं। एक्चुअली ये एक नेवी की कहानी है, यहां से जुड़ता है कि वहां पे जो सोल्जर्स थे वो लाइन से खड़े हुए रहते थे और बहुत ही स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करते थे। तो एक तरीके से रूल्स को फॉलो करना, ठीक है, ये भी मिलिट्री के टर्म में है। फॉलो द लीडर फिजिकली नहीं, ज्वाइन द मिलिट्री नहीं, ओबे रूल्स और अथॉरिटी एग्जैक्टली। तो यही है कि जैसा रूल है उसी चीज को आपको एकदम फॉलो करना है। तो ये नेवी से रिलेटेड था, 19वीं शताब्दी की बात है, वहां से ये निकल गया था टो द लाइन।
इन द डोलड्रम्स, इन द डोलड्रम्स का क्या मतलब है? ओशन में एक मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोलड्रम्स, ठीक है। वहां पे क्या होता है, ना तो बिल्कुल हवा नहीं चलती है, एकदम शांत रहता है मामला। तो क्या होता है कि जो जहाज मान लो निकल रहा है, जहाज निकल रहा है, तो वहां पे ठहर सा जाता था, रुक सा जाता था। तो जो नाविक होते थे वो परेशान हो जाते थे और काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाते थे। तो इसीलिए इसका मतलब ये होता है कि आप बिल्कुल ही डिप्रेस्ड हो गए हो या फिर डिप्रेशन स्टेट में आ गए हो, ठीक है, डिप्रेस स्टेट में आ गए हो। तो वहां से ये निकला कि एक डोल्डन, एक ओशन में एक ऐसी जगह होती है जहां पे नाव जो है वो जाकर वहीं रुक जाती हैं। सेलिंग इन हाई विंड्स नहीं, इन अ स्टेट ऑफ डिप्रेशन और इनएक्टिविटी। तो बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑन द वर्ज ऑफ सक्सेस तो होगा ही नहीं, वर्किंग विद ग्रेट एनर्जी नहीं होगा। टू च्यू द कड ऑफ रिफ्लेक्शन, इसका क्या मतलब है? कड का मतलब होता है जैसे एक गाय जुगाली करती है, ठीक है। तो वहां से ये निकला कि जैसे एक गाय जो है वो पहले आराम से खाती है, सोचते सोचते फिर जुगाली करती है, सोचते सोचते फिर जुगाली करती है। तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा गहराई में सोचना, ठीक है, बहुत ज्यादा गहराई में सोचना। ईटिंग स्लोली नहीं, डे ड्रीमिंग विदाउट फोकस नहीं, पॉन्डरिंग डीपली, बहुत ज्यादा डीपली सोचना ना, किसी बात को बहुत ज्यादा गहराई से उसके ऊपर विचार करना। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। नॉट फिट टू होल्ड अ कैंडल टू, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही ज्यादा इंफीरियर हो, बहुत ज्यादा लो हो। ये क्या हुआ कि जैसे मुझे एग्जैक्ट तो नहीं पता है, मगर कुछ जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे कैंडल को पकड़े रहते थे कि वो लोग जो है दूसरे लोग वो पढ़ पाए, अपना काम कर पाए। मतलब एक तरीके से बल्ब की जगह वो लोग होते थे जो सिर्फ कैंडल पकड़ के खड़े रहते थे। तो वो कह रहा है कि नॉट फिट, तुम उस लायक भी नहीं हो कि तुम वो कैंडल पकड़ के खड़े रहो। मीनिंग ये आ रहा है। तो इसका मतलब तुम बहुत ही ज्यादा निम्न स्तर के हो, बहुत ही ज्यादा लो तुम्हारा लेवल है। एक्सीलेंट इन कंपैरिजन, सिमिलर इन एबिलिटी, ग्रेटली इंफीरियर, मतलब इंफीरियर टू, मतलब तुम दूसरे के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंफीरियर हो, ठीक है। तो यही इसका मीनिंग होता है और सी करेक्ट आंसर होगा। टू क्राई स्टिंकिंग फिश, इसका मतलब तो ये होता है कि भाई अपनी ही चीजों को बहुत ही ज्यादा तुम बेकार मानो, उसकी कोई भी तुम बिल्कुल भी रेस्पेक्ट ना करो। तो यही मीनिंग होता है। तो बोस्टिंग एक्सेसिवली, अपनी बारे में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बताना नहीं। रिड्यूलिंग अदर्स, दूसरों को मतलब बेकार कहना नहीं। टेकिंग प्राइड साइलेंटली, अंडर वैल्यूइंग वंस ओन वर्थ और एफर्ट, हाँ, अपने अपनी वर्थ को या फिर अपनी जो वैल्यू है या अपना एफर्ट है उसको बहुत ज्यादा अंडर वैल्यू करना, उसकी बिल्कुल भी कीमत ना समझना। तो टू क्राई स्टिंकिंग फिश इसका मतलब होता है। तो डी हमारा आंसर होगा। वन हिज लॉरल्स, इसका क्या मतलब होता है? वैसे काफी ज्यादा कॉमन है, सबको पता होगा। ऐसा था कि रोम में जब कोई किसी भी प्रतियोगिता में जीत जाता था तो उसको लॉरेल्स के पत्ते पहनाए जाते थे, ठीक है। इस तरीके से लॉरेल्स के उसके एक तरीके से मुकुट होता था, उसको पहनाया जाता था। तो वो होता किस लिए था कि जब आपने कोई चीज प्राप्त कर ली हो या कोई सफलता प्राप्त कर ली हो। अचीव डिस्टिंक्शन और फेम, तो यही मीनिंग है। लॉस्ट एवरीथिंग, चेंज हिज ओपिनियन, सेव्ड मनी। तो ये जो है वैसे ही समझ में आ रहा था, आसान था ये। गेम ऑफ एज, इसका क्या मतलब है? इसका पहले तो मतलब ये होता था कि एक जैसे इंग्लैंड में क्या होता था कि एक ऐसी एज होती थी जब आप उसको अचीव कर लेते थे तो आपको अडल्ट राइट्स मिल जाते थे। क्या मिल जाते थे? अडल्ट राइट्स मिल जाते थे। तो वहां से ये निकला कि जब आप अडल्टहुड में आ जाते हो, जब आप एक तरीके से जवान हो जाते हो, चाहे लीगली या सामाजिक रूप से, रीच अडल्टहुड लीगली और सोशली। तो ये जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। अंडरस्टूड मोरालिटी फॉर द फर्स्ट टाइम, अबंडेंट अर्लियर बिलीफ्स नहीं, इनहेरिट प्रॉपर्टी नहीं। तो ये जो है करेक्ट आंसर है। गॉल एंड वॉर्म वुड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा आपके अंदर कड़वाहट है या बहुत ही ज्यादा रोष है या नाराजगी है किसी चीज को लेकर, ठीक है। लिंगरिंग क्यूरियोसिटी नहीं, हार्मलेस एनवी, डीप फ्रस्ट्रेशन और रिसेंटमेंट, हाँ, बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होना या बहुत ही ज्यादा नाराजगी होना। रिसेंटमेंट मतलब बहुत ज्यादा नाराजगी होना। तो सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि आपके सर के ऊपर लगातार कोई ना कोई खतरा बना रहे।
ये कहानी है एक ग्रीस की, जहाँ पे एक राजा था, तो वो बैठ के वहां पे सबको कंट्रोल करता था, ऑर्डर देता था। तो उसका एक दरबारी था डेमोकल्स। तो जो दरबारी था वो ये सोचता था कि इस राजा की लाइफ कितनी बढ़िया है, इसको सिर्फ ऑर्डर देना है बस, और चीजें उसके हिसाब से होती रहती हैं। तो राजा ने क्या किया कि इस दरबारी को एक दिन के लिए राजा बना दिया। ये कथा है वहां की। तो और उसके ऊपर एक पतले से धागे से लेके एक तलवार को लटका दिया। तो वो जो दरबारी था वो लगातार बैठा तो रहा, मगर उसको लगातार ये डर लगता रहा कि कब वो धागा टूटकर कहीं उसके तलवार जो है उसके सर पर ना गिर जाए। तो वहीं से चीज आई कि लगातार डर बना रहना किसी चीज के ऊपर, ठीक है। अ कांस्टेंट थ्रेड हैंगिंग ओवर ओवर समवन, तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे: मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपकी कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।